अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस वो अपलोड किया था। तो सेकेंड टॉपिक है हमारे पास सेकेंड ईयर का कूलम्स लॉ। इसको पहले सॉल्व करते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। कूलम्स लॉ कूलम्स कूलम्स ने नाम से ज़ाहिर है कूलम्स ने इसको डिराइव किया था। तो कूलम्स लॉ कब डिस्कवर हुआ था? इसने पुट फॉरवर्डेड किया था इस लॉ को 1785 में। 1785 में इसने इस लॉ को डिस्कवर किया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के बाद पॉइंट्स पे आएंगे। इसका जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the and inversely proportional to the square of distance between them. इस लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है कूलम्स लॉ का, वो कह रहे हैं कि हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कंसीडर करते हैं। कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से कोई चार्ज है कंसीडर करते हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो ये चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट करता है, ये चार्ज भी अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट करता है। ठीक, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक जो इसने फील्ड जनरेट किए इस डिस्टेंस को हम लोग आर कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ से इसके सेंटर तक यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास कंसीडर करते हैं आ रहे। दो चार्जेस हैं, इसको नाम देते हैं Q1 Q2। यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कंसीडर करते हैं। दो चार्जेस अगर सेम हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 point चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या है? ऐसे चार्जेस या ऐसा चार्ज जिसकी साइज जो होगा, कंसीडर करते कोई चार्ज है इसका साइज इज लेस देन एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। यहाँ पर दूसरा चार्ज है तो ये देखिए इसकी साइज कम है जबकि इन दोनों के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है। तो इस चार्ज को नाम दे देते हैं, ये Q2 है ये Q1 है, तो इसको कहेंगे पॉइंट चार्ज। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहेंगे।
The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. You can say कि जितना ज़्यादा इन दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात है इसके अंदर के दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यू कैन से ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अगर दो चीज़ों के बीच में मैथमेटिकली लिख लेते हैं, इसमें बात करते हैं, इसका कंसिडर करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसिडर एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में let us consider 2 point charges. Let us consider 2 point charges Q1 and Q2 which are separated by इन दोनों के बीच में फासला क्या है, वो r है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भी r है, ये भी r है, इन दोनों के बीच में वही सेपरेशन r है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक। विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज शोन इन फिगर। जो फिगर बनाया गया है इसके मुताबिक हम लोगों ने दो बात लिखी। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक, कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास दो चीज़ें थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। यू कैन से कि दो चार्जेस के बीच में जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हैं जितना ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन भी उतना ज़्यादा होगा। जितना मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन भी कम होगा। ये डायरेक्टली कैसा नहीं। सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू उसी स्टेटमेंट लॉ के अंदर हमारे पास दूसरी बात है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यू कैन से कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, कंसिडर डिस्टेंस का। किस तरह, अगर मैं दो चार्जेस के बीच में फासला बढ़ाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यू कैन से एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कंबाइनिंग और कंपेयरिंग, क्योंकि फोर्स आ रहा है दोनों इक्वेशन में, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे, सो वी गेट। तो इस तरह एक फोर्स लिखेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 का और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। यू कैन से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r का स्क्वायर। इसी तरीके से मैं एक नज़र देख लूँ, वहाँ पर नज़र आ रहा है एग्जैक्टली। तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको रेज अप कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करूँगा। स्टेटमेंट मिटा देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि बोर्ड की कमी की वजह से जहाँ पर जगह नहीं है तो एक एक लफ्ज़ मैंने लिखवाया है, इस वजह से। डायग्राम में रहने दे देता हूँ, बीच से हटा देते हैं। मिटा देते हैं इसको। हमारे पास हम लोगों ने ये इक्वेशन यहाँ तक लिखा था कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए हमेशा हम लोग दो काम करेंगे। तो इधर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं
एफ इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 में बेसिकली दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इस इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, इस कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, इसे कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। इसकी वैल्यू, इस कूलम कांस्टेंट बेसिकली इक्वल किस चीज़ के हैं, या इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, वेयर K इज इक्वल टू 1/, किस चीज़ की इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू है, इस K की जो वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज दैट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से आई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर दिस, ये जो लेटर हैं इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर दो चार्जेस के बीच में यानी कैन से यहाँ पर क्या हो, वैक्यूम हो, या यू कैन से एयर हो, तो हमारे पास इसकी अपनी वैल्यू है इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास इसकी जो अपनी वैल्यू है, अगर दो चार्जेस के बीच में, ये दो चार्जेस एक कंसीडर करते Q1 Q2, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो सेपरेशन है वो वैक्यूम है, दूसरे लफ्ज़ों में जो डाई इलेक्ट्रिक है हमारे पास वो वैक्यूम है। तो हम लोग इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, जब ये सारी वैल्यू, ये 4 पाई कांस्टेंट है और ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यू कैन से अगर दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन हमारे पास फ्री स्पेस हो, तो ये वैल्यू पुट करके तो हम लोगों के पास ये वाली वैल्यू आएगी, यू कैन से ये वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये, और ये हमारे पास फ्री स्पेस वाली वैल्यू, ठीक है। यू कैन से कि इस इक्वेशन नंबर जो 3 का नाम दिया है बेसिकली दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कूलम्स लॉ। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंशाल्लाह करेंगे तो मैं कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग ये पुट कर ले कि K क्या है बेसिकली, तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिख लें, इस कूलम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, वह कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म दूसरे लफ्ज़ों में। तो अगर हम लोग इसको लिख लें, कूलम्स लॉ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, इन यूनिट वेक्टर कूलम्स लॉ इन यूनिट वेक्टर इस तरह लिखेंगे। किस तरह अभी देखें हम लोग, 1F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। ये जो R हम लोग लिख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग कूलम्स लॉ में देख ले कि एक चार्ज अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर Q1 एक फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे, तो सिमिलरली Q2 भी, जो चार्ज Q2 है वो भी एक फोर्स अप्लाई करेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग लिख लें यूनिट वेक्टर को, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो किस तरह होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट से मुराद है, यहाँ पर हम लोग चार्ज की बात कर ले,
चार्ज F1 एंड 2 की बात कर ले, इसका मतलब है कि चार्ज Q1 जो है वो फोर्स लगा रहा है ऑन चार्ज Q2। यहाँ पर जो फोर्स हैं F12, इसका मतलब है कि फोर्स एग्जर्टेड या एग्जर्ट भी लिख सकते हो, फोर्स एग्जर्ट्स बाय Q1 ऑन Q2। इसी तरीके से F21 अगर लिख ले, F21, तो हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे? F21 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स एग्जर्ट और एग्जर्ट्स, फोर्स एग्जर्ट्स बाय Q2 ऑन Q1। यू कैन से कि फोर्स F1 भी Q1 भी एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं चार्ज Q2 पे, इसी तरह के चार्ज Q2 भी फोर्स एग्जर्ट करेगा Q1 पे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग अगर इसको लिख लें कि F1 अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। इधर लिखेंगे ये जो R आ रहा है इसकी जगह पे लिखेंगे R12, ठीक है, यूनिट वेक्टर। यू कैन से कि R यानी Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे। सिमिलरली एक हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। इसी तरीके से F21 जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके कि F21 किस चीज़ को कहते हैं। F21 जो है हमारे पास, F21 इसका मतलब है 1/4 पाई के भी सिंपल लिख सकते, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे R21। अच्छा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होगी। तो हम लोग जानते हैं फिज़िक्स में अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। बाकी सेम है लेकिन यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे। ये ब्रैकेट इसलिए दिया कि पहचान के लिए, वरना ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को लिख लूँ कि फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में है। यू कैन से कि फोर्स F1 जो है वो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स Q2 पे, सिमिलरली Q2 भी एक फोर्स एग्जर्ट करता है F1 पे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये कूलम ज़लाती हमारे पास, उम्मीद है आप लोगों को इजी लगा होगा। और मुझे अपने कमेंट्स में जो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे कि सर अगले लेक्चर करा दे, अपलोड करा दे, तो मैं कोशिश करता रहूँगा अभी कंटिन्यूसली, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे मैट्रिक लेवल हो, तो मैं इसको इंशाल्लाह ताला अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच जो आप लोग ज़्यादा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे। थैंक यू।